डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के सामने प्रमुख धाराओं से संबंधित टॉपिक लेकर के आए हुए हैं और ये प्रमुख धाराओं से संबंधित क्वेश्चन आपके जैसे कि यूपीपी का एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में होने वाला है और इस यूपीपी के एग्ज़ाम में एक टॉपिक आपका पड़ जाता है मानसिक अभिरुचि। और मानसिक अभिरुचि के साथ साथ अभी आपका जो हाल फिलहाल में पुलिस डिपार्टमेंट का ही रेडियो ऑपरेटर का पेपर हो रहा है, उस रेडियो ऑपरेटर के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आईपीसी की धाराओं से इंक्लूड किए गए हैं। तो इसी वजह से और आप लोग बार बार ये कहते आ रहे थे कि सर धारा पढ़ा दीजिए, धारा पढ़ा दीजिए। तो चूँकि कम समय है और उस कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा धाराएं यहाँ पर मैं आप लोगों को हल्का फुल्का एक्सप्लेन करते चलूँगा और मुख्य रूप से आप लोग इन धाराओं का नंबरिंग याद कर लीजिएगा। जैसे कि हत्या वगैरह हुआ तो हत्या किस धारा के अंतर्गत है, और इसके साथ साथ जो हम दंड बताएंगे उस दंड को भी आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। कुछ इसका उदाहरण भी मैं आप लोगों के सामने पेश करता रहूँगा जो मानसिक अभिरुचि के रूप में क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। अब जैसे कि यहाँ से कुछ धाराएं 25-30 धाराओं को हमने लिख दिया है, उसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक एक धारा का मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। जिसमें आपका सबसे पहले आपका अधिनियम कौन सा है, तो ये अधिनियम आपका है भारतीय दंड संहिता 1860। और ये भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, एक क्वेश्चन ये बनता है। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 1860 में हुआ था। और जब 1860 में हुआ तो इसी भारतीय दंड संहिता का गवर्नर जनरल की अनुमति कब प्रदान की गई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गवर्नर जनरल की अनुमति कब प्रदान की गई थी। तो ये किया गया था 6 अक्टूबर 1860 को। तो अब एक तरीके से आईपीसी का निर्माण, पहला क्वेश्चन आईपीसी का निर्माण कब हुआ, तो 1860 में हुआ। इस 1860 आईपीसी को गवर्नर जनरल की अनुमति कब प्रदान की गई, तो 6 अक्टूबर 1860 को। तीसरा क्वेश्चन इस पर कि आईपीसी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो आईपीसी का निर्माण कार्य जो था वो आपका लॉर्ड कैनिंग जो था, उसी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1860 में इस आईपीसी का निर्माण किया गया। पांचवा क्वेश्चन या अगला क्वेश्चन कि आईपीसी जो है ये किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि आईपीसी का जो निर्माण हुआ था वो आपका लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1860 में किया गया था। तो ये आपका केवल आईपीसी पे कितने क्वेश्चन मिल गए, 4 से 5 क्वेश्चन। अब हम लोग एक एक धाराओं का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चलेंगे। जैसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट धारा, केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखे हैं, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो जो दैनिक जीवन में हमें हमेशा दिखाई देते रहते हैं। दैनिक जीवन में जैसे हत्या हो गया, चोरी हो गया, लूट हो गया, दंड के प्रकार हो गया, रेप हो गया, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बनने की संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि आपका ये है कि रोज़ आप पेपर पढ़ते हैं और इस तरीके का क्राइम आपको पेपर में दिखाई देता है, तो इसी वजह से मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत इस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। अब जैसे कि आपका पहला है धारा कौन सी, तो धारा 53, और इस धारा 53 में दंड के प्रकार का उल्लेख किया गया है। अब जैसे कि आईपीसी की धारा 53 में भारत में कितने प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, तो आईपीसी में दंड के प्रकार में आपका पहला दंड हो जाता है, कुल कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार। और इस 5 प्रकार में पहला आपका हो गया मृत्यु दंड, मृत्यु दंड जिसको शॉर्ट में कहते हैं डीआई, डीआई यानी कि डेथ इम्प्रिजमेंट। दूसरा आपका है आजीवन कारावास, और ये आजीवन कारावास को शॉर्ट में किस नाम से जाना जाता है, तो आजीवन कारावास को शॉर्ट में आपका एलआई, एलआई यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट। उसके बाद से तीसरा आपका होता है कारावास, और इस कारावास में 2 प्रकार के कारावास शामिल हैं, एक कठोर और दूसरा आपका सादा, कठोर और सादा। तीसरा आपका, चौथा आपका हो गया जुर्माना, और पांचवा आपका हो गया संपत्ति का संपहरण, संपत्ति का संपहरण। तो इस तरीके से आईपीसी की धारा 53 में आपका किसका उल्लेख किया गया है, तो आपके दंड के प्रकार। और ये दंड के प्रकार कितने प्रकार के हैं, तो ये 5 प्रकार के दिए गए हैं, इसको भी आप लोग पॉइंट के रूप में नोट कर लीजिएगा। अगला आता है आपका धारा 82, और इस धारा 82 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा जो 7 वर्ष से कम आयु का है, 7 वर्ष से कम आयु के
बच्चे के द्वारा किया गया अपराध जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता। और इसी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को एक तरीके से इंग्लिश में कहा जाता है डोलाई इन कैपेक्स। डोलाई इन कैपेक्स मतलब ऐसा शिशु जो अपराध करने में सक्षम नहीं है तो उसके कार्य को किसी भी प्रकार के अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो इस तरीके से धारा 82 जो है वो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी अपराध में इन्वॉल्व नहीं करती। विधि ये मान के चलती है कि 7 वर्ष से कम आयु का अगर बच्चा है तो उसके अंदर आपका अपराध करने की, सोचने की या उसको एक्ट को डन करने की कोई संभावना नहीं होती या उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती। इस वजह से 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपराध करने के लिए अक्षम माना गया है। अगला है आपका धारा 84 और धारा 84 क्या है? विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। विकृत चित्त का मतलब होता है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब हो गया आपका ऐसा व्यक्ति जो नशे की हालत में है या पागल है। तो अगर वो व्यक्ति अपराध की प्रकृति को समझने में सक्षम नहीं है और उसके द्वारा कोई एक्ट या अपराध कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में वो अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? ये परिस्थितियों पर डिपेंड करती हैं। अब उसका जब मेडिकल वगैरह तैयार किया जाएगा तो उस मेडिकल के अनुसार ये साबित करना होगा कि जिस समय उसने अपराध किया वो पागल था, विकृत चित्त व्यक्ति था, इस वजह से वो अपराध की श्रेणी में उसका कार्य नहीं माना जाएगा। तो इसकी धारा कौन सी है? तो धारा 84। और इसी धारा 84 पे एक बहुत महत्वपूर्ण केस है मैकनॉटन का केस। और ये सारी चीज़ें मैं डिटेल आप लोगों को जब ये एक तरीके से एसआई वगैरह की क्लासेस रहते हैं तो उसमें डिटेल पढ़ाया जाता है। लेकिन फ़िलहाल आपको यूपीपी और मानसिक अभिरुचि देना है तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा ही केवल फोकस करते चल रहा हूँ। अगला है आपका धारा 120। और धारा 120 में किसकी परिभाषा दी गई है? तो आपका आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है कि अगर कोई षड्यंत्र होता है और उसके परिणाम स्वरूप कोई क्रिमिनल कार्य हो जाता है, आपराधिक कार्य होता है, तो उस कंडीशन में उसे आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। धारा 121। और धारा 121 क्या है? तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने का षड्यंत्र करता है तो वो धारा 121 के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। अगला है आपका धारा 124। और ये जो धारा 124 है, धारा 124 क जिसको कि राजद्रोह के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। जब ये हमारी आईपीसी बनी थी उस आईपीसी में आपका ये राजद्रोह जो था ये शामिल नहीं था। इसको संशोधन के द्वारा कब शामिल किया गया? तो इसको नोट कर लीजिएगा 1870 में। मतलब राजद्रोह जो था वो मूल आईपीसी में शामिल नहीं था। इस राजद्रोह को धारा 124 क में 1870 में क्या किया गया? स्थापित किया गया या शामिल किया गया। अगला है आपका धारा 141। और धारा 141 में किस चीज़ को परिभाषित किया गया है? तो विधि विरुद्ध जमाव। अब इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपका विधि विरुद्ध जमाव किसे कहेंगे? तो इसमें आपका विधि विरुद्ध जमाव में आपका कितने व्यक्तियों की सहभागिता होनी चाहिए? तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। नोट कर लीजिएगा इसको। विधि विरुद्ध क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि विधि विरुद्ध जमाव में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता मानी जाती है? तो ऐसा समूह जिसमें कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? तो धारा 141 के विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत रखा जाएगा। और इस विधि विरुद्ध जमाव का जो उद्देश्य होगा वो उद्देश्य क्या होगा? तो सबसे पहले इन 5 व्यक्तियों के द्वारा आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए लोगों को क्या करना? तो आतंकित करना। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट करते चलिएगा कि विधि विरुद्ध जमाव में क्या होना चाहिए? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होनी चाहिए। और इन 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसका प्रयोग होना चाहिए? तो आपराधिक बल का प्रयोग होना चाहिए। और इस आपराधिक बल के माध्यम से लोगों को क्या करना है? आतंकित करना है। और आतंकित करने में अब किसको आतंकित करना चाहिए? तो आपका केंद्र सरकार को आतंकित करे, राज्य सरकार को आतंकित करे, किसी लोक सेवक को या पब्लिक सर्वेंट को आतंकित करे, या फिर किसी व्यक्ति को आतंकित करके आपराधिक बल के माध्यम से आतंकित करके
वो पांचों लोग उसके संपत्ति पर कब्जा जमाते हैं तो ये सभी विधि विरुद्ध जमाव के क्या माने जाएंगे, सदस्य माने जाएंगे और इसके अंतर्गत उन्हें दंडित किया जाएगा। अगला है आपका धारा 146 और धारा 146 में क्या है, बलवा। और ये बलवा और दंगा आप लोग दोनों का नाम सुने होंगे, लेकिन अभी तक आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि बलवा और दंगा में अंतर क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले बलवा में क्या होना चाहिए, तो बलवा में जो भी आपके ये विधि विरुद्ध जमाव के मेंबर हैं, जब विधि विरुद्ध जमाव के मेंबर जब हिंसा का प्रयोग करते हैं तो इस तरीके का किया गया कार्य जो है वो बलवा की श्रेणी में आएगा। तो बलवा में क्या होना चाहिए, तो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो वो किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, बलवा के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। उसके बाद से आपका 147 और 147 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बलवा करते हुए पाया जाता है तो उस कंडीशन में आपका बलवा के लिए दंड का प्रावधान है और उसके लिए कितने वर्ष का जुर्माना, तो 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना ना होकर के 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, कारावास। और उसके बाद से जुर्माना अथवा दोनों, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है और अगर वो हिंसा का प्रयोग कर देता है तो तुरंत वो विधि विरुद्ध जमाव किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बलवा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस बलवा के लिए दंड जो है 147 के अंतर्गत दिया गया है, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों किया जा सकता है। उसके बाद से 159 है और ये 159 किसका वर्णन करता है, तो दंगा का। अब दंगा में क्या होता है, तो दंगा में ये होता है कि आपका जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यानी कि 5 से कम व्यक्ति हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर मिल करके लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, लोक शांति भंग हो जाती है। लोक शांति भंग होती है तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो दंगा के नाम से जाना जाता है। दोनों में अंतर, बलवा में हिंसा का प्रयोग और दंगा में आपका लोक शांति भंग। 2 या 2 से अधिक लोग पब्लिक प्लेस पर अगर लड़ाई कर रहे हैं और उस पब्लिक प्लेस पे लड़ाई करने के पश्चात आपका क्या हुआ, लोक शांति जो है वो भंग हो गया, तो उस कंडीशन में वो किस श्रेणी में शामिल हो जाएगा, तो 159 के अंतर्गत आपका दंगा में शामिल हो जाएगा। अगला है आपका 160 और इस 160 में क्या चीज़ दिया गया, तो दंगा के लिए दंड प्रदान किया गया है और इस दंगा का दंड के लिए उसे क्या किया जाएगा, तो 1 माह का कारावास और उसके साथ साथ आपका जुर्माना। और जुर्माना कितना होगा, तो जुर्माना जो है वो 100 रुपये से अधिक नहीं, 100 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। ये सब सारे पॉइंट्स आप लोग नोट करते चलिएगा। बहुत शार्ट में और बहुत लिमिटेड चीज़ और बहुत कम समय में बहुत कम चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो परीक्षाओं में आने की संभावना बनती है, क्योंकि आपको जज नहीं बनना है, आपको वकील नहीं बनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, परीक्षा को पास आउट करना है। तो उस बेस पे ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगला है धारा 191 और इस धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। तो मिथ्या साक्ष्य का मतलब झूठा एविडेंस देना, वो भी आपका आईपीसी के अंतर्गत क्या माना गया है, एक अपराध के रूप में शामिल किया गया है। और अगर कोई मिथ्या साक्ष्य देता है तो उस कंडीशन में धारा 193 के अंतर्गत, इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये नीचे लिखे नहीं हैं, धारा 193 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दंड दिया जा सकता है। और उस दंड के अंतर्गत क्या होना चाहिए, तो 7 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास और उसके साथ साथ जुर्माना भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य मतलब झूठी गवाही देता है तो उस कंडीशन में 193 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा और उस 193 के अंतर्गत 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों शामिल हो सकता है। उसके बाद से आपका धारा 299 और ये जो धारा 299 है ये आपराधिक मानव वध को परिभाषित करती है। उसके बाद से धारा 300 जो है वो हत्या को परिभाषित करती है। हम लोग केवल जानते हैं कि हत्या जो है वो किस में है, तो 302 में है, लेकिन आईपीसी में जितनी भी धाराएं हैं वो सभी धाराएं जो हैं अपने दंड के नाम से जानी जाती हैं। दंड के नाम से का मतलब कि जैसे कि 300 में क्या है, हत्या की परिभाषा,
लेकिन हत्या के लिए जो दंड दिया गया है वो किस में है, तो 302 में है। तो इसी वजह से जो दंड वाली धारा होती है उसी नाम से वह चीज़ें या वह आपराधिक कार्य समझा जाता है। तो हत्या की परिभाषा 300 में। उसके बाद से इसी हत्या और आपराधिक मानव वध के मध्य एक केस हुआ था रेक्स बनाम गोविंदा का, और इसी रेक्स बनाम गोविंदा के केस में आपका आपराधिक मानव वध और हत्या के बीच अंतर स्थापित किया गया था। तो ये हालांकि एसआई वगैरह में पूछता है, पीसीएस जे वगैरह में पूछता है, तो रेक्स बनाम गोविंदा याद करने की जरूरत नहीं है। हत्या की परिभाषा आपका 300 में, तो आपराधिक मानव वध आपका किस में है, 299 में। उसके बाद अब हम लोग आते हैं इधर, और इस साइड में आपका है कि धारा 302, और इसी धारा 302 के अंतर्गत अब क्या चीज़ दिया गया है, तो हत्या के लिए दंड। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे मैं एक एक चीज़ को करता जाऊँगा, उसके आगे खाली जगह रहेगी तो मैं व्याख्या करता रहूँगा। हालांकि ये जितनी भी प्रमुख धाराएं हैं ये अपने टेलीग्राम चैनल गिरी सर क्लासेस जीके/जीएस के वाले टेलीग्राम चैनल पे हमने इसका पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया है, वो मेन देख लीजिएगा, लेकिन उसमें आपको व्याख्या नहीं मिल पाएगी, और व्याख्या के लिए हमारे यूट्यूब चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब इस तरीके से आपका धारा 299 आपराधिक मानव वध हो गया, और धारा 300 क्या हो गया, हत्या हो गया। और इसी हत्या के लिए जो दंड दिया गया है, इस हत्या के लिए दंड जो है आपका किस धारा में है, तो हत्या के लिए दंड आपका 302 में। क्या हो गया आपका 302, और इस 302 में क्या है, हत्या के लिए दंड, हत्या के लिए दंड। और ये जो हत्या के लिए दंड है ये धारा 302 में। अब इसमें क्या दिया जा सकता है मर्डर के लिए, तो मर्डर के लिए जो दंड का प्रावधान दिया गया है वो डीआई हो जाएगा, डीआई या फिर एलआई, डीआई या एलआई और जुर्माना। डीआई का मतलब बताए ही हैं शुरू में कि डेथ इम्प्रिजमेंट यानी कि मृत्यु दंड, एलआई का मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास, और उसके साथ साथ आपका जुर्माना। भारत सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि मृत्यु दंडादेश जो है वो विरल से विरलतम मामले में ही दिया जाना चाहिए। विरल से विरलतम मामला का मतलब रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस, मतलब कि ऐसा केस हो जिसके बारे में जो हत्या की गई है उसके बारे में कोई सोचा भी न हो, उस तरीके से उसका मर्डर किया गया है, तो उसी को विरल से विरलतम मामले के रूप में जाना जाता है। तो हत्या के लिए दंड आपका 302 हो गया। उसके बाद से आपका 304A, और 304A में क्या है, तो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, मतलब उपेक्षा का इंग्लिश होता है नेग्लिजेंस, और उस नेग्लिजेंस के अंतर्गत उपेक्षा मतलब आपके असावधानी कार्य के परिणाम स्वरूप किसी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो उस कंडीशन में आप आईपीसी की धारा 304A के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। और ये जो धारा लगती है ये विशेष तौर पे आपका मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत लगती है, क्योंकि अगर किसी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको चोट आ जाती है, आपकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो उस कंडीशन में पुलिस वाले ये मान के चलते हैं कि गाड़ी के ड्राइवर ने उपेक्षा पूर्वक या एक तरीके से असावधानी पूर्वक गाड़ी को चलाया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, और इसका वर्णन 304A में दिया गया है। अगला है आपका 304B दहेज हत्या, डॉरी डेथ, और इस दहेज हत्या का वर्णन जो है आपका आईपीसी की धारा 304B के अंतर्गत दिया गया है, और इसी दहेज हत्या के संबंध में जो दंड का प्रावधान है इसी 304B में दिया गया है। और ये जो दहेज हत्या है इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष तक का क्या होना चाहिए, कारावास, ये न्यूनतम है, ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष से कम नहीं, परंतु एलआई तक, यानी कि दहेज हत्या जो है 7 वर्ष से कम का कारावास नहीं होना चाहिए, और अधिकतम आपका कितना तक पहुंच जाएगा, तो एलआई यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। अगला है आपका आत्महत्या का दुष्प्रेरण, धारा कौन सी है, 306, और इसी आत्महत्या के दुष्प्रेरण में, दुष्प्रेरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उकसाना,
मतलब कि हम किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, आत्महत्या के लिए उसको उकसा रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, दुष्प्रेरण या अबेटमेंट के नाम से जाना जाता है। और अगर आप किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं तो उस कंडीशन में कितने वर्ष का कारावास, तो 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 10 वर्ष तक का क्या होना चाहिए, कारावास, और दूसरा क्या होना चाहिए, जुर्माना। उसके बाद से 307 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास। और ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, इस अटेम्प्ट टू मर्डर में आपका कितने वर्ष का कारावास है, तो ये डीआई से दंडित किया जाएगा। डीआई यानी कि मृत्यु दंडादेश, मृत्यु दंडादेश। चूंकि आप अगर मर्डर करते हैं तो मर्डर में बचने की संभावना होती है, जबकि आपका हत्या के प्रयास में आपका बचने की संभावना बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को इस तरीके से चोटकारित किया जिससे कि उसकी मृत्यु होना संभाव्य था, मतलब मृत्यु हो सकती थी, लेकिन खुदा न खास्ता वो क्या हो गया, बच गया। अब जब बच गया तो वो एक तरीके से चश्मदीप गवाह यानी कि आंखों देखी गवाह हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी वजह से हत्या के प्रयास में आपका डीआई से दंडित किया जाएगा। इसमें बचने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। उसके बाद से 309, धारा 309, और ये क्या है, आत्महत्या का प्रयास। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है और इत्तेफाक से वो बच जाता है तो उस कंडीशन में उसे 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना, उसे 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा, अथवा दोनों से। 1 वर्ष का कारावास हो सकता है अथवा जुर्माना, अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इस तरीके से क्वेश्चन आपका मानसिक अभिरुचि में ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह कौन सा अपराध है जो अपराध घटित हो गया तो फिर उस कंडीशन में वो अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। अगर वह अपराध घटित नहीं हुआ तो अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, धारा 309, और वो कौन सा है, आत्महत्या का प्रयास। तो अगर कर भी रहे हैं तो एकदम फुल एंड फाइनल, अन्यथा कोशिश भी मत करिए। हालांकि ये एक तरीके से बुज़दिलों का काम होता है, तो इसके लिए 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडनीय होगा। अगला है आपका उपहति। उपहति और घोर उपहति, ये दोनों शब्दों को समझ लीजिए। उपहति की इंग्लिश होती है हर्ट, इसकी इंग्लिश होती है हर्ट। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और उस लड़ाई झगड़े में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को मारा पीटा गया और उसकी चोटें बाहर से दिखाई नहीं दे रही हैं, अंदरूनी चोट लगी जिसके कारण वो कई दिनों तक पीड़ा से कराह रहा है, तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, उपहति की श्रेणी के अंतर्गत शामिल होगा। और इसी उपहति से संबंधित जो दंड का प्रावधान दिया गया है, वो दंड किस धारा में दिया गया, तो धारा 323। तो उपहति का दंड जो है धारा 323 में दिया गया है, जिसके अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना। और ये जुर्माना कितना होगा, तो 1000 रुपये तक, 1000 रुपये तक। अगला है आपका ग्रेवियस हर्ट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, घोर उपहति को ग्रेवियस हर्ट। और ये जो ग्रेवियस हर्ट है, इसमें ये होता है कि मार झगड़ा हुआ, लड़ाई पीट हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप चोटें जो हैं वो बाहर से दिखाई देने लगीं। और जब बाहर से दिखाई देने का मतलब आँख फूट गया मार दिए तो, सर फूट गया, टाँका लगा हुआ, हाथ की हड्डी टूट गई, उसके बाद से चेहरे का विद्रूपीकरण हो गया। विद्रूपीकरण का मतलब उसके चेहरे का जो ओरिजिनल रूप था वो क्या हो गया, बिगड़ गया। तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, तो घोर उपहति के अंतर्गत आएंगी, जिसे ग्रेवियस हर्ट इंग्लिश में कहते हैं। और इस कंडीशन में उस व्यक्ति को दंड कितना दिया जाएगा, तो इसका जो दंड है वो धारा 325 के अंतर्गत दिया गया है। किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 325 के अंतर्गत। और ये कितने वर्ष तक का कारावास होगा, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। उसके बाद से आपका आ जाता है धारा 349, और ये धारा 349 क्या है, फोर्स यानी कि बल, फोर्स। और 350 में क्या है, आपराधिक बल। अब इस फोर्स और आपराधिक बल में अंतर क्या है, ये जान लीजिए। तो जो बल की परिभाषा दी गई है, मतलब कोई ऐसा कार्य हमने किया जिसके परिणाम स्वरूप उसके गति में परिवर्तन हो जाता है। गति में परिवर्तन का मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति आसानी से जा रहा है और हम अपने कुत्ते को टहला रहे हैं और उस कुत्ते को हमने
छोड़ दिया और छोड़ने के परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति क्या हो गया, भागने लगा, मतलब उसके गति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से ऐसा कार्य जिसके परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति के गति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो वह बल की श्रेणी में शामिल होता है। अब ये जो आपराधिक बल होता है इसमें क्या होता है, तो आपराधिक बल में ये होता है कि आपका व्यक्ति के सहमति के बिना अगर कोई कार्य किया जाता है तो उस कंडीशन में वो धारा 350 के अंतर्गत आपराधिक बल के रूप में शामिल हो जाएगा। जैसे कि इसका एक मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी दुल्हन का घूंघट उठाता है तो वो किस श्रेणी में अपराधी माना जाएगा। तब उस कंडीशन में वो किसका माना जाएगा, आपराधिक बल का, क्योंकि उस दुल्हन के सहमति के बिना उसने उस कार्य को किया, और जब उस सहमति के बिना कार्य किया तो उसके परिणाम स्वरूप उसके गति में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो आपराधिक बल में सहमति होना अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद से आपका धारा 362 है, और इस 362 में किस चीज़ की परिभाषा दी गई है, तो अपहरण की परिभाषा दी गई है। जबकि आपका 375 क्या है, बलात्संग, और इसी बलात्संग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेप कहते हैं। और इसी बलात्संग के अंतर्गत ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध या किसी स्त्री को भय में डाल करके उसकी सम्मति के बिना अगर उसके साथ संभोग या सहवास करता है तो उस कंडीशन में वो रेप का दोषी माना जाएगा। उसके साथ साथ 16 वर्ष से कम आयु की अगर स्त्री के साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप रेप के दोषी माने जाएंगे। अगली धारा आ जाती है, और इसी 376 में क्या चीज़ दिया गया है, रेप के लिए दंड दिया गया है। और रेप के लिए दंड में ये है कि 7 वर्ष से कम नहीं, नोट कर लीजिएगा, 7 वर्ष से कम नहीं और 10 वर्ष तक अथवा जुर्माना, मतलब 7 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। अगर ज़्यादा आपने गंभीरतम रेप किया है तो उस कंडीशन में आपको आजीवन कारावास भी, और अगर उससे भी गंभीरतम किया है तो हो सकता है कि आपको DI भी प्रदान कर दिया जाए। अगला है आपका चोरी, और चोरी किस में है, तो धारा 378 में। और इस चोरी की परिभाषा के अंतर्गत आपका ये होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए, ध्यान दीजिएगा क्या है शब्द, बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए किसी के संपत्ति को अगर आप हटाते हैं तो वह किस श्रेणी में आ जाएगा, चोरी की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। जैसे एक आप मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के बस में सफ़र कर रहा है और दूसरे व्यक्ति के जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसकी जेब में रिवाल्वर रहता है और उस रिवाल्वर का ट्रिगर दब जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गोली चल जाती है, और गोली चलने के परिणाम स्वरूप वो घायल हो जाता है। तो जो व्यक्ति जेब में हाथ डाला वो किस अपराध का दोषी होगा, चोरी का या फिर घोर उपहति का, क्योंकि अगर ट्रिगर दबा तो उस व्यक्ति के पैर में ही गोली लगी, जिसके कारण उसके मृत्यु होने की संभावना कम रहती है। तो फिर उस कंडीशन में वो चोरी का दोषी हुआ, या फिर अगर मर भी गया तो हत्या का दोषी हुआ, या फिर घोर उपहति का दोषी हुआ। तो इस टाइप का मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन बनता है, तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाता है आपका चोरी, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका इंटेंशन या उद्देश्य जो था वो क्या था, मुख्य रूप से चोरी करना। तो चोरी की परिभाषा जो है धारा 378 में दी गई है, और इसी चोरी के लिए जो दंड दिया गया है वो 379 में दिया गया है। और इसी 379 में जो दंड दिया गया है चोरी के लिए वो 3 वर्ष का कारावास और उसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो चोरी के लिए परिभाषा आपका 378 में, जबकि चोरी के लिए दंड जो है आपका 379 में दिया गया है। अब यहाँ आ जाते हैं अगली धाराओं पर, और अगली धारा में आपका है 391, और 391 में क्या है, तो आपका दंड है। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग नोट कर लीजिए, ले लीजिए, और जितना भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ उस एक्सप्लेनेशन पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। मानसिक अभिरुचि से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना बन जाती है। अब आपका क्या है, धारा 391, और धारा 391 में क्या चीज़ दिया गया है, तो ये डकैती दी गई है, मतलब डकैती की परिभाषा। और ये डकैती की परिभाषा में क्या है, तो आपका डकैती की परिभाषा में
5 या 5 से अधिक व्यक्ति द्वारा अगर कोई लूट किया जाता है तो वही लूट ऑटोमेटिक किसमें परिवर्तित हो जाती है, डकैती में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि डकैती के लिए कितने व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अगर कोई लूट कारित की जाती है तो वही लूट अब किस में कन्वर्ट हो गई, डकैती में कन्वर्ट हो गई। और ये डकैती किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 391 के अंतर्गत दिया गया है। उसके साथ साथ धारा 395 में इसी डकैती के लिए दंड दिया गया है। और इसी डकैती के लिए दंड में आपका क्या दिया जा सकता है, तो डकैती के लिए दंड में आपका LI दिया जा सकता है। LI यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट, और लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब हो गया आपका आजीवन कारावास। तो LI भी हो सकता है और 10 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है। तो डकैती के लिए दंड आपका ये हो गया। धारा 396 क्या है, तो हत्या सहित डकैती, मतलब हम डकैती करने गए और उसी दौरान आपने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, तो उसको क्या कहा जाता है, हत्या सहित डकैती, जिसका वर्णन धारा 396 में है। और इसके लिए जो दंड का निर्धारण किया गया है वो DI और LI के रूप में निर्धारित किया गया है। अगला है धारा 399। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका IPC, पूरे IPC में 511 धाराएं हैं और ये 511 धाराओं में केवल यही एकमात्र धारा है जो तैयारी के लिए भी क्या निर्धारित करती है, दंड का प्रावधान निर्धारित करती है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो केवल डकैती की योजना बना रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उस कंडीशन में IPC की धारा 399 के अंतर्गत क्या होगा, वो दंडित किया जाएगा। और इस डकैती की तैयारी करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, तो दंड जो है वो 10 वर्ष तक का कारावास होगा। कितने वर्ष तक का, 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से वो आत्महत्या वाला क्वेश्चन बताएं, वो भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछ चुका है। और धारा 415 में आपका क्या है, छल है। और ये छल जो है आपका धारा 415 में परिभाषित है। और इसी धारा 415 के लिए दंड का जो प्रावधान दिया गया है वो धारा 417 में, जिसके अंतर्गत आपका 1 वर्ष का कारावास, उसके साथ साथ आपका जुर्माना। अब आ जाते हैं हम लोग 494। और ये 494 किससे संबंधित है, तो द्विविवाह से। द्विविवाह का मतलब हो गया कि पति या पत्नी के जीवन काल में अगर कोई व्यक्ति पुनः विवाह करता है तो उस कंडीशन में वो बायोगमी या द्विविवाह का दोषी धारा 494 के अंतर्गत किया जाएगा। और इसके लिए जो द्विविवाह के लिए आपका अपराध है, वो दंड है, वो 7 वर्ष तक का कारावास। कितने वर्ष का, 7 वर्ष तक का कारावास होना चाहिए। उसके साथ साथ जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। और आपका लास्ट 2 धाराएं हैं 499, और इसी 499 में मानहानि की परिभाषा दी गई है। और इस मानहानि के अंतर्गत आपका ऐसी चीज़ें जो आपका बोलने से या लिखने से किसी के मान सम्मान में हानि पहुंचती है, तो उस कंडीशन में धारा 499 के अंतर्गत मानहानि का दोषी माना जाएगा। और इसी मानहानि के लिए आपका दंड जो है धारा 500 में दिया गया है। और इस मानहानि के दंड के लिए आपका 2 वर्ष का जुर्माना और उसके बाद 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये आपका IPC की जितनी भी धाराएं हैं, मुख्य धाराएं 25-30, उसका फुल एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। और उसके साथ साथ जो मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन वगैरह बनता है वो भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। तो आप लोग इसको देख लीजिए और इससे 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में रेडियो ऑपरेटर का पेपर हो रहा है और उस रेडियो ऑपरेटर के पेपर में इससे आपके 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद से मैं आप लोगों को CRPC से संबंधित कुछ टॉपिक लेकर के आऊँगा, जिसमें FIR का वर्णन किस धारा में है, बिना वारंट गिरफ्तारी कब की जा सकती है, प्राइवेट पर्सन के द्वारा गिरफ्तारी कब की किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है, पुलिस के द्वारा चार्जशीट कब दाखिल की जाती है। ये सारी चीज़ें CRPC के अंतर्गत आता है। उसको मैं अगले वीडियो में जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।